नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिवादन करता हूं। किसी भी देश का संविधान एक लोकतांत्रिक देश की दृष्टि से उस देश के धर्म ग्रंथ के समान महत्वपूर्ण होता है। ये कहा जाता है कि किसी भी देश की संसद उस लोकतांत्रिक देश के लिए मंदिर और उस देश का संविधान उस देश के लिए वास्तविक धर्म ग्रंथ के रूप में होता है। यदि संविधान की मूल भावना के अनुसार संविधान को कार्यान्वित किया जाए तो निश्चित रूप से यह हमारे देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा यह संविधान है, भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनको आमतौर पर पढ़ने पढ़ाने के दौरान हम नहीं पढ़ते हैं और उन तथ्यों के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा से लेकर के सामान्य परीक्षाओं तक के लिए वे तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज के हम अपने इस वीडियो व्याख्यान में ऐसे ही कुछ तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि भारत के संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, या भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके हस्ताक्षर हैं, भारत के संविधान के ओरिजिनल या मूल संस्करण पर किसने चित्रांकन किया हुआ है, या संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया उस संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की, या संविधान सभा क्या संविधान बनाने के अतिरिक्त और भी कई भूमिका निभा रही थी, और यदि निभा रही थी तो उस भूमिका के अंतर्गत संविधान सभा ने क्या किया था। ऐसे बहुत से तथ्य हैं, उन तथ्यों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप जान पाएंगे। भारत का संविधान भारत की एक संविधान निर्मात्री सभा ने निर्मित किया था, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कैबिनेट मिशन प्लान में बताई गई योजना के अनुसार किया गया था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक स्थान का निर्धारण किया गया था, और इस आधार पर हमारे संविधान सभा में कुल स्थान 389 रखे गए थे। हमें याद रखना है कि यह संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए थी। कैबिनेट मिशन प्लान ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को दरकिनार करते हुए संपूर्ण अविभाज्य भारत के लिए संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए जाने थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर्स के प्रांतों से नाम निर्दिष्ट किए जाने थे, और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतों से मनोनीत किए जाने वाले थे या नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले थे। इस प्रकार से ये संविधान सभा आंशिक रूप से ही निर्वाचित संस्था थी, पूर्ण रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी। संविधान सभा के बारे में दूसरी बात यह है कि संविधान सभा जिसने भारत के संविधान को बनाया, उस संविधान सभा में 389 के स्थान पर मात्र 299 सदस्य ही थे, क्योंकि पाकिस्तान देश के विभाजन के बाद, पाकिस्तान के बन जाने के बाद 389 कुल सदस्य संख्या जो मूल रूप से संविधान सभा के सदस्यों की थी, उसमें से घट करके 299 सदस्य ही रह गए थे। इन्हीं 299 सदस्यों ने भारत के संविधान को बनाने का कार्य किया था, और इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, और 70 सदस्य प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे। और अंतिम रूप से
जब हमारे संविधान सभा ने संविधान को बना करके पूरी तरह से तैयार किया और संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम दिन जब उस पर हस्ताक्षर किया, उस समय कुल 284 सदस्य 284 मेंबर संविधान सभा के उपस्थित थे और उन्हीं लोगों ने संविधान को अंगीकृत करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर अंतिम रूप से 284 संविधान सभा सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा के हम सभी जानते हैं कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। एक जो उसके उपाध्यक्ष थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी, जो कि अल्पसंख्यक उप समिति के भी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के भी उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। और दूसरे उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, वे थे V.T. कृष्णम्माचारी। याद रखना है V.T. कृष्णम्माचारी, न कि T.T. कृष्णम्माचारी, क्योंकि T.T. कृष्णम्माचारी भी संविधान सभा के एक सदस्य थे, लेकिन वे उपाध्यक्ष नहीं थे, वे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जो कि D.P. खेतान के बाद प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। हमारे संविधान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसको इटैलिक इंग्लिश में लिखने का काम अपने हाथों से हस्तलिखित रूप में किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आपके सामने ये चित्र है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। इन्होंने इस प्रकार से एक कैलीग्राफर के रूप में संविधान को सुंदर अक्षरों में लिखने का कार्य अपने हाथों से किया था, जिसमें उन्होंने नीब वाले पेन का इस्तेमाल किया था। लगभग 300 से भी अधिक नीब घिस गए थे अपने पूरे भारत के संविधान को लिखने में, जिसका श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। और उस मूल हस्तलिखित संविधान की जो कॉपी है उसको संसद भवन के संग्रहालय में नाइट्रोजन के बॉक्स में सुरक्षित रूप से रखा गया है। इस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर चित्रांकन किया गया है, जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्रांकन का कार्य जिन्होंने किया है उनका नाम है बेउहर राम मनोहर के द्वारा, राम मनोहर सिन्हा पूरा उनका नाम था। बेउहर राम मनोहर सिन्हा ने इसका पूरा चित्रांकन किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप अपने सुंदर लिखावट में संविधान की प्रति तैयार कीजिए, उसको हस्तलिखित कीजिए और इसके लिए जो भी पारिश्रमिक आप कहेंगे आपको दिया जाएगा, तो उस समय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पंडित नेहरू से कहा था कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी आकांक्षा ये है कि पारिश्रमिक के रूप में संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा और मेरे दादाजी राम प्रसाद सक्सेना का नाम अंकित किया जाए। उनकी इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर इनके नाम अंकित हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादाजी राम प्रसाद सक्सेना का नाम अंकित किया गया है। यहीं पर हम बताते चलें कि ये तो बात हुई उस संविधान की जिसे संविधान सभा ने तैयार किया था
ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिसे तैयार किया था, लेकिन जो अंग्रेजी में तैयार हुआ था। आगे चल करके जो इसका हिंदी रूप तैयार किया गया, उस हिंदी रूप के कैलीग्राफर कौन थे, हिंदी में इसको सुलेखित करने का कार्य किसने किया था? तो हिंदी में इसको सुलेखित करने का कार्य किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। और हिंदी वाले भारतीय संविधान के उस संस्करण का चित्रांकन किया था प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने। इस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया और कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान सभा ने संविधान को बनाने में लगाया और लगभग उस समय 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखने पर लगता है कि बहुत कम पैसे में भारत का संविधान बन गया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। उस समय जो भारतीय मुद्रा रुपया था, उसकी जो परचेजिंग वैल्यू, उसकी जो क्रय शक्ति थी, वो आज की तुलना में बहुत अधिक थी। उस समय के 64 लाख रुपए का वैल्यूएशन यदि आज किया जाएगा तो 64 करोड़ या उससे भी अधिक होगा। हमारे संविधान के बारे में कुछ और तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को ये पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। यह अर्ध सत्य है। लोग ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वास्तव में 26 नवंबर 1949 को भी भारत के संविधान के कई प्रावधान इसके अंगीकरण के साथ ही लागू भी किए गए थे। उदाहरण के तौर पर नागरिकता संबंधी प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। इलेक्शन या निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन को भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। हाँ, इतना सत्य है कि संपूर्ण संविधान टोटलिटी में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संविधान सभा के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे कम लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान सभा ने दोहरी भूमिका को निभाया था, क्योंकि हमारे आज़ादी के बाद पहली बार हमारी संसद का गठन सन 1952 में हुआ था। अप्रैल मई में 1952 में संविधान के अनुसार संसद का निर्वाचन किया गया था। तो उसके पहले कोई संसद तो थी नहीं और बिना संसद के कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो नहीं सकती थी। तो फिर संसद की भूमिका कौन सी संस्था निभा रही थी? तो यहाँ पर ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। एक संप्रभु संस्था बन गई थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद, और इसका एक काम था भारत के संविधान का निर्माण करना, नाम ही था इसका संविधान सभा। और इसके साथ साथ इसका दूसरा कार्य था अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 तक पूरा नहीं हुआ, तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी, संविधान को निर्मित करने की भूमिका निभा रही थी, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इसके बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। दूसरी ओर यही संविधान सभा जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो उस दौरान इसके बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं किया करते थे, बल्कि ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय संविधान सभा के बैठकों की अध्यक्षता जब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। आगे चल करके जब नए संविधान के अनुसार नई संसद गठित हुई, तो उस समय भी लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष
जीवी मावलंकर ही निर्वाचित हुए थे। इसीलिए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जब कभी भी एक परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन थे, तो हम जीवी मावलंकर को बतलाते हैं। तो न केवल निर्वाचन के बाद, बल्कि जब संविधान सभा थी, अभी नई संसद निर्वाचित भी नहीं हुई थी, जब संविधान सभा ही अंतरिम संसद की भूमिका निभा रही थी, तब भी उसके बैठकों की अध्यक्षता जीवी मावलंकर ही कर रहे थे। दरअसल 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ये दोनों भूमिका निभा रही थी, लेकिन जब संविधान बनाने का कार्य पूरा हो गया तो 26 नवंबर 1949 से लेकर के मई 1952 तक ये संविधान सभा केवल एक ही भूमिका निभा रही थी, और वह भूमिका थी एंटरिम पार्लियामेंट या अंतरिम संसद के रूप में भूमिका। जब नई संसद का पूरी तरह से गठन हो गया, तब संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में जो भूमिका थी, वह भूमिका भी समाप्त हो गई। हमारे संविधान को निर्मित करने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अग्रणी भूमिका रही है। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, उसके वे अध्यक्ष थे। उस नाते उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे। बहुत से लोग जानते होंगे कि वो महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए होंगे, किंतु ये सत्य नहीं है, वे बंगाल से निर्वाचित हुए थे। इसी प्रकार से संविधान सभा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार भी थे। वो कौन थे? तो सर बी.एन. राव, जो कि एक माने हुए इंडियन सिविल सर्वेंट ICS से चुने गए थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चूंकि सरकारी पद पर थे, इसलिए संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हुए थे, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा उनकी विशेषज्ञता, उनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहती थी, इसीलिए उनको एडवाइजर या सलाहकार के रूप में रखा गया था। तो संविधान सभा के सलाहकार के भूमिका सर बी.एन. राव के द्वारा निभाया गया था। आजकल राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के संविधान का बहुत हल्के ढंग से उल्लेख किया जाता है और अनेक प्रकार का दुष्प्रचार भी किया जाता है कि संविधान को कोई सरकार बदल देगी या संविधान को समाप्त कर देगी, संविधान को तोड़ मरोड़ देगी, किंतु वास्तव में ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसा क्यों संभव नहीं है? तो इसका कारण ये है कि खुद हमारे संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रहरी या संरक्षक के रूप में स्पष्ट रूप से संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया है, जिसमें उसने बतलाया है कि संसद भी यदि चाहे तो संविधान में मनमाना संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। उस प्रक्रिया का उपयोग करके संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 के निर्णय में जो फैसला दिया था, उसके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा आरोपित की है, और वह सीमा है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। अर्थात संसद संविधान में चाहे जो भी संशोधन करेगी, लेकिन वह संविधान के मूलभूत ढांचे या मूलभूत सिद्धांतों में कोई हेरफेर नहीं कर सकती। यदि कोई भी संशोधन ऐसा है तो इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू के लिए चुनौती दी जा सकती है उस संशोधन को, और सर्वोच्च न्यायालय यदि अपनी रिव्यू में पाता है कि वह संविधान संशोधन
अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस संविधान संशोधन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। रिसेंटली इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया गया था, तो संविधान संशोधन को ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करने वाला संशोधन है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें तो संविधान में बदलाव नहीं कर सकती, संसद कर सकती है, लेकिन सरकार या सत्तारूढ़ दल को संसद में चाहे जितना भी, चाहे 3/4 मेजॉरिटी क्यों न हो जाए, वह मनमाना संशोधन नहीं कर सकती। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अंकुश लगा हुआ है। इसलिए अपने संविधान के प्रति हमें आश्वस्त होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। एक बार संविधान का और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान की गई, जब तथाकथित आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। केवल सत्तारूढ़ दल और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध जनता के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से किए जा रहे विरोध को दबाने के लिए और लोगों को के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए, जो कि हमारे संविधान के ऊपर सीधा सीधा हमला था। किंतु अब वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद सन 1978 से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं कि अब आपातकालीन प्रावधानों का भी दुरुपयोग कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो यही है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल की घोषणा ही नहीं की जा सकती। उस शब्दावली को हटा करके अब उसके स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट शब्दावली आर्म्ड रेबेलियन या सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है, जिसका मिसयूज होना संभव नहीं है। इसलिए हम सभी भारतीय नागरिकों को अपने संविधान के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए और अपने संविधान के प्रति संपूर्ण आदर का भाव भी रखना चाहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने विचार व्यक्त करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करें। आपकी कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को भी व्यक्त करें, ताकि उस पर हम टिप्पणी कर सकें या उससे संबंधित कोई नया वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।